हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए, चाहे स्वदेशी आंदोलन हुआ या उसके बाद जो भी आंदोलन हुआ, मतलब आप कह सकते हैं 1885 से लेकर 1916 तक जो जो चीज़ें हुई, स्वदेशी आंदोलन हुआ, नरम दल, गरम दल, या जो भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनमें, वो सब जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो का लिंक जो है, जो वीडियो की पीडीएफ है उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाके आप ले सकते हैं। चलिए देखिए, दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो थी दिसंबर 1885 में हुई थी, और ये अचानक से घटी कोई घटना नहीं थी कि एकदम से ऐसा हो गया हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी गई हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होने से पहले और भी बहुत सारे राजनीतिक संगठन आए थे, मतलब कुछ जो सुधार उन्हें चाहिए था उसके लिए। ठीक है, मतलब जो चीज़ें सही नहीं थी उनको सही करने के लिए। जैसे कौन कौन से हुए वो राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन। सबसे पहले है बंग भाषा प्रकाशन सभा। 1836 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के अनुयायियों द्वारा स्थापित यह संगठन सरकार की नीतियों से संबंधित मामलों की समीक्षा जो थी करती थी। ठीक है, एक लैंड होल्डर सोसाइटी बनाई गई, जमींदारी संघ से रिलेटेड थी, जिसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर थे। 1838 में जो थी इसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता में। ठीक है, बंगाल के जमींदारों ने की थी ये, तो इसीलिए मैंने कहा कि लैंड होल्डर सोसाइटी क्या थी, एक जमींदारी संघ थी। ठीक है, मेन संस्थापक पूछे जा सकते हैं कौन थे, तो वो थे द्वारकानाथ टैगोर। इसके माध्यम से उन्होंने भूमि के अतिक्रमण व अपहरण का विरोध किया था। यानी कि सोसाइटी क्यों बनाई गई थी, जब जो भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाता था या अपहरण कर लिया जाता था उसका विरोध करने के लिए लैंड होल्डर सोसाइटी जो थी बनाई गई थी। ओके, इस तरीके का ये पहला संगठित राजनीतिक प्रयास था। फिर आया बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इस की जो है स्थापना 1843 में हुई। इससे पहले एक और आया था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी आया था जिसके संस्थापक विलियम एडम्स थे। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी से पहले जो आया था वो था सिर्फ ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में। इसकी स्थापना भी जो है, इसका मुख्यालय भी जो था कहाँ पर था, कलकत्ता में था। ओके, ये याद रखिए, विलियम एडम्स जो थे इसके संस्थापक थे। उसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी आई, जॉर्ज थॉमसन जो थे संस्थापक थे। 1843 में ये संस्था आई थी, जिनका उद्देश्य था आम जनता के हितों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना। इसका कार्यालय भी कहाँ पर था, मुख्यालय कलकत्ता में था। ओके, फिर आया ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ये दो चीज़ों से मिलकर बनी, एक थी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और दूसरा था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के, नहीं सॉरी, लैंड होल्डर्स और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की वजह से, सॉरी। ओके, तो ये याद रखिए, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो था किस किस से बना, लैंड होल्डर सोसाइटी जो जमींदारी संघ था, और दूसरा कौन सा, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर थे। स्थापना इसकी जो थी 1851 में हुई थी, और जो मुख्यालय था वो कहाँ पर था, कलकत्ता में। तो चारों याद रखिए कलकत्ता की, लैंड होल्डर ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, और फोर्थ जो थी वो थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ये क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जा चुके हैं, इसीलिए इन्हें इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट है पढ़ना इन्हें। ठीक है, चलिए ओके। आगे है राधाकांत देव जो थे इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष की बात हो रही है, जो संस्थापक थे जिन्होंने बनाई थी वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर, और राधाकांत देव जो थे इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, 1852 ईस्वी में बॉम्बे एसोसिएशन और मद्रास नेटिव एसोसिएशन की भी स्थापना की गई। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉम्बे एसोसिएशन और मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना पूछी जा सकती है, तो 1852 में हुई थी। ठीक है, और अभी प्रेजेंट में इसका नाम क्या है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसके संस्थापक कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। 1852 में आई थी। ये चीज़ आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी 1852 में। और अभी हाल प्रेजेंट में इसका नाम क्या है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक है, ओके, चलिए। मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक पूछे जाएं तो गुजलू नरसू चेट्टी, ये जो थे संस्थापक थे। ठीक, मुख्यालय जो था इसका मद्रास में ही था। चलिए अगला है पूना सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना एमजी रानाडे, गणेश वसुदेव जोशी और अन्य सहयोगियों ने 1870 में की थी। कहाँ पर, पूना में। और क्यों की थी, रीजन क्या था, राजनीतिक चेतना जगाने में जो था इनका, मतलब पूना सार्वजनिक सभा का काफी योगदान रहा। ठीक है, फिर है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। लंदन में राजनीतिक प्रचार के उद्देश्य से दादा भाई नौरोजी ने द्वारा 1866 ईस्वी में इसकी स्थापना जो थी की गई थी।
1866 में। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, इसकी बहुत सी शाखाएं जो थी भारत में खोली गई और इंडियन लीग 1875 ईस्वी में सशीर कुमार घोष ने इसकी स्थापना की थी। ओके, इंडियन लीग के नाम से, मतलब बहुत सारी शाखाएं जो थी खोली गई थी। तो 1875 में एक शाखा खुली जिसका नाम इंडियन लीग था और इसकी स्थापना की थी सशीर कुमार घोष ने। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना पूछा जाता है तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। फिर आता है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वो कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ठीक है, 1876 में इसकी स्थापना हुई थी जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। देखिए, एक है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और दूसरा है इंडियन एसोसिएशन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनको। इस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्वगामी कहा गया। भारत में प्रबल जनमत तैयार करना, हिंदू मुस्लिम जनसंपर्क की स्थापना करना, सार्वजनिक कार्यक्रम के आधार पर लोगों को संगठित करना, सिविल सेवा के भारतीयकरण के पक्ष में मत तैयार करना आदि जो थे इसके प्रमुख उद्देश्य थे। ठीक है, उसके बाद है मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना थी 1884 में मद्रास में की गई थी, जिसके संस्थापक थे पी आनंद चार्लू और वीर राघवचारी। ठीक है, वीर राघवचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू, इन्होंने जो थी इसकी स्थापना की थी। ओके, 1885 में स्थापना की गई बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की। बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, इन्होंने मिलकर की थी बम्बई में। ठीक है, चलिए आगे देखिए कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई और देखते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो थी ये किसने की थी? ये की थी एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है डेट। ठीक है, क्योंकि 1885 तो सबको याद रहता ही है कि हाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वो 1885 में की थी, बट यहाँ पे आपको डेट भी याद रखनी है, 28 दिसंबर 1885 में। ओके, एक अवकाश प्राप्त जो थे अंग्रेज थे, ICS अधिकारी थे, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, इन्होंने की थे। ठीक है, A.O. ह्यूम ने दरअसल 1884 में एक संगठन की स्थापना की थी जिसका नाम जो था भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था और इसी का नाम अगले साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा। ओके, तो देखिए अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभिक नाम क्या था, मतलब जो पहले इसका जो नाम लिखा गया था शुरू में वो क्या था? तो वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर जो था इसका नाम बदला गया था। अब ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि किसके नाम सुझाव पर जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर जो था इसका नाम जो था चेंज किया गया था। ठीक है, ओके, फिर बात आती है प्रथम अधिवेशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो पहला अधिवेशन हुआ था ये पुणे में आयोजित किया जाना था। सबसे पहले कहाँ पर आयोजित किया जाना था? हुआ नहीं था, बट आयोजित किया जाना था। लेकिन उस समय जो क्या थी, पुणे में प्लेग की बीमारी फैली हुई थी, इसी कारण ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ? बंबई में हुआ था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन कब से कब तक? 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चला। ये 1885 आएगा, 75 नहीं, सॉरी यहाँ पे 75 लिखा, 1885 आएगा। ये कहाँ पर हुआ? बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो कब से कब तक आयोजित हुआ? 28 से 31 दिसंबर। ओके, और कहाँ पर? बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में जो था इसका इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, और ये बताया गया है इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी ने संगठन का नाम बदलकर क्या रखने का सुझाव किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि स्वीकार कर लिया गया था। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अध्यक्ष था वो कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, और बनर्जी जो थे ये कौन थे? कोलकाता उच्च न्यायालय के प्रमुख वकील थे या बैरिस्टर आप बोल सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? वायसराय पूछा जाए तो लॉर्ड डफरिन उस वक्त जो था भारत का वायसराय था जब राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। ठीक है, लॉर्ड डफरिन। ठीक, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कुल 72 सदस्य जो थे इसमें शामिल हुए थे, जिनमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ तैलंग, दीनशाह एडलजी वाचा, बी राघवचारी और एस सुब्रमण्यम जो थे आदि थे। मतलब ये जो है फेमस नाम जो है आ गए हैं। इसके अलावा और भी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी था, वो तो चलो अध्यक्षता कर रहे थे तो वो तो थे ही। ठीक है,
ये भी याद रखिए। बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन में शामिल 72 प्रतिनिधियों में ज़्यादातर ऐसे लोग थे जो कि अंग्रेजी पढ़े लिखे थे। इनमें प्रमुख रूप से वकील, व्यापारी और जमींदार श्रेणी के ही लोग थे। प्रथम अधिवेशन में देखिए फिर क्या क्या मांगे उठाई गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में विस्तार किया जाए। उच्च सरकारी नौकरियों में भारतीयों को भी पूरे अवसर जो है दिए जाए, क्योंकि जो उच्च सरकारी नौकरियां थी वहां पर जो है उच्च पदों पर जो है भारतीयों को नियुक्त नहीं किया जाता था, तो उसमें सुधार करने के लिए कहा गया। अंग्रेजी सरकार के भारी सैनिक खर्च में जो है कमी की जाए और अंग्रेजों के भारतीय प्रशासन की जांच के लिए एक रॉयल कमीशन जो है गठित की जाए। ठीक है, तो ये कुछ सुझाव जो थे उन्होंने प्रथम अधिवेशन में उठाए थे। आगे आता है सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। लाला लाजपत राय ने 1916 ईस्वी में यंग इंडिया अखबार में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया। आरपी दत्त ने भी कांग्रेस की स्थापना को ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित योजना का परिणाम बताया था। ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड डफरिन ने ह्यूम के माध्यम से कांग्रेस की स्थापना इसलिए करवाई थी ताकि भारतीय जनता में पनपता आक्रोश किसी तरह से खतरनाक रूप न ले सके। ऐसा संगठन बने जो इस असंतोष को सेफ्टी वाल्व के रूप में बाहर निकाल सके। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, यूपीएससी या आईएएस का जो भी एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था शायद सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत जो है किससे रिलेटेड है, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही रिलेटेड था। ठीक है, क्योंकि लाला लाजपत राय ने ऐसे कहा था कि जो कांग्रेस बनाई गई है वो लॉर्ड डफरिन के इशारे पर जो है बनाई गई है। ठीक है, ओके, चलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण और उदारवादी चरण 1885 से लेकर 1905 तक का हम काल पढ़ने वाले हैं आंदोलन का। ठीक है, और छोटी छोटी चीज़ भी हैं जो हम बाद में जानेंगे कि दूसरा अधिवेशन कब हुआ था या कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ये छोटी छोटी चीज़ें भी जो है लास्ट में डिस्कस करेंगे। और साथ ही एमसीक्यू में तो फिर आपको सारी चीज़ें मिल ही जाएंगी। ठीक है, एमसीक्यू में हम सब कुछ जो है कवर कर लेंगे जो इसमें नहीं भी होगा। ठीक, चलिए आंदोलन का प्रथम चरण पढ़ रहे हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इस काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, लेकिन इस समय तक कांग्रेस का लक्ष्य पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं था। ठीक है, उस समय इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व अल्प शिक्षित, बुद्धिजीवी, मध्यवर्गीय लोगों के द्वारा किया जा रहा था। यह वर्ग पश्चिमी उदारवादी और अतिवादी विचारधारा से काफी प्रभावित था। ठीक है, उदारवादी राष्ट्रीयता का युग पढ़ें तो कांग्रेस की स्थापना के लगभग 20 वर्षों में जो है उसकी नीति अत्यंत ही उदार थी। इसलिए इस काल को कांग्रेस के इतिहास में उदारवादी राष्ट्रीयता का जो है काल कहा जाता है। किसको? 1885 से लेकर 1905 तक। ठीक है, कांग्रेस के संस्थापक सदस्य भारतीयों के लिए धर्म और जाति के पक्षपात का अभाव, मानव में समानता, कानून के समक्ष समानता, नागरिक स्वतंत्रताओं का प्रसार, इसकी कामना जो थे करते थे। उदारवादी नेताओं का मानना था कि संवैधानिक तरीके अपना कर ही जो है हम देश को आज़ाद करा सकते हैं। ठीक है, तत्कालीन उदारवादी राष्ट्रवादी नेताओं में मतलब जो आप कह सकते हैं शांति प्रिय जो नेता थे कि जो चाहते थे कि एक नियम के साथ ही सब कुछ हो, वो लोग दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दीनशा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, मदन मोहन मालवीय, ये सब क्या थे? उदारवादी राष्ट्रवादी नेता थे। ठीक है, ओके, इस काल में कांग्रेस ने देश की स्वतंत्रता यानी कि कांग्रेस ने देश की स्वतंत्रता की मांग कभी नहीं रखी, उन्होंने सिर्फ सुधार की मांग रखी थी। ठीक है, मतलब कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ऐसा किया जाए। जैसे भारतीयों को उच्च पद नहीं मिल रहा था तो उन्होंने सिर्फ क्या कहा था कि उन्हें जो है उसमें मतलब उच्च पदों पर भी जो है भारतीयों की नियुक्ति की जाए, लेकिन कभी भी स्पष्ट तरीके से उन्होंने देश की स्वतंत्रता की मांग नहीं रखी। ओके, जैसे यहाँ पे बताया भी गया है कुछ मांगे, जैसे विधान परिषदों का विस्तार किया जाए, जो परीक्षा की न्यूनतम आयु है उसमें वृद्धि की जाए, परीक्षा का भारत और इंग्लैंड में आयोजन हो। ठीक है, वायसराय तथा गवर्नर की कार्यकारिणी में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। ठीक है, फिर बात आती है राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों का क्या योगदान रहा। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक नीतियों की आलोचना की, व्यवस्थापिका में सुधार किया, दीवानी अधिकारों की सुरक्षा की और सामान्य प्रशासनिक सुधार हेतु उदारवादियों का प्रयास हुआ। ओके, ये तो थे उदारवादी प्रयास। अब आती है उग्रवादी चरण की, या गरम दल का जो है उदय किस तरीके से हुआ। ठीक है, देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत हुई। शुरुआती दौर में कांग्रेस ने छोटी मोटी राजनीतिक और प्रशासनिक सुधारों की यानी कि मतलब सिर्फ वही छोटी छोटी मांगे ही रखी कि ऐसा हो ऐसा हो। तो कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं ने बहुत ही उदार और संवैधानिक तरीके से कार्य किया, फिर भी उनकी अधिकांश मांगों को पूरा नहीं, यानी कि जो वो रास्ता लेके चल रहे थे उससे भी जो है उन मांगों को पूरा नहीं किया गया।
ठीक है, बल्कि सरकार शांतिपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए दमनात्मक कार्रवाई करने में लगी रही। इससे उदारवादियों की विचारधारा और कार्यप्रणाली से लोगों का मोह भंग होने लगा। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में कांग्रेस के अंदर एक नए आक्रामक गुट का उदय हुआ, जो कि अपनी मांग और कार्यप्रणाली में पुरानी उदारवादियों की अपेक्षा अधिक उग्र और जुझारू थे। इस गुट को गरम दल या उग्र पंथ जो था कहा गया था। ठीक है, गरमपंथी नेता देखिए फिर कौन कौन हुए। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक हुए, पंजाब में लाला लाजपत राय थे, बंगाल में विपिन चंद्र पाल थे, अरविंद घोष थे, वारिंद्र कुमार घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी, अश्विनी कुमार दत्ता, एस चक्रवर्ती, बीपी दास आदि गरमपंथी नेता थे। ओके, वैसे मेनली हम तीन ही पढ़ते हैं गरमपंथी नेता, लाल बाल पाल, लेकिन इनके अलावा भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि मे भी अगर उसमें इन तीनों का नाम ना दे के बाकियों का नाम दे दिया जाए तो लाल बाल पाल से थोड़ा सा आगे हमें बढ़ना पड़ेगा कि और कौन कौन गरमपंथी नेता थे। ओके, लाल बाल पाल सभी को पता है। ठीक, तो देखिए अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी, एस चक्रवर्ती, बीपी दास, अश्विनी कुमार दत्ता, ये जो थे फेमस गरमपंथी नेता थे। ओके, उग्रवाद के उदय के कारण क्या थे? नरमपंथी जो थे, जो उदारवादी थे, उनकी कार्यप्रणाली और उपलब्धियों से असंतोष, प्लेग और अकाल, अंग्रेजी शासन के शोषक स्वरूप की पहचान कि वो सिर्फ शोषण ही करना जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव और लॉर्ड कर्जन और बंगाल विभाजन, ये सब जो थे क्या हुए, गरम पंथ, मतलब ये रीजन थे उग्रवाद के उदय का कारण। ठीक है, क्योंकि बंगाल का विभाजन भी जो था कर दिया गया था। आगे है गरम दल के उद्देश्य। उग्रपंथियों का एकमात्र उद्देश्य था स्वराज्य की प्राप्ति। वे छोटे मोटे राजनीतिक और प्रशासनिक सुधारों की बात नहीं करते थे, वे सुधारवादी नहीं थे, वे परिवर्तनवादी थे। ठीक है, तिलक ने कहा था स्वराज्य के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकती, न कोई औद्योगिक प्रगति, न कोई शिक्षा और न ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता। इसलिए तिलक ने नारा दिया था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ठीक है, अरविंद घोष के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन श्वास है। लाला लाजपत राय के अनुसार दास जाति की कोई आत्मा नहीं होती। उग्रवादियों के कार्यकलाप। उदारवादी लोग जो थे यूरोपीय विचारधारा विशेषकर ब्रिटिश संस्कृति से प्रभावी नजर आते हैं, लेकिन उग्रपंथियों ने इस प्रकार के सांस्कृतिक आत्मसमर्पण की निंदा करते हुए कहा कि इससे भारतीयों में हीन भावना उत्पन्न होगी। यानी कि जो उदारवादी थे वो उनकी जो भी संस्कृति थी उसको मानते थे, मतलब अच्छा मानते थे, बट उग्रवादी जो थे, उग्रपंथी जो थे, वो इस तरीके की को सपोर्ट नहीं करते थे। ठीक है, तो गरम दलीय नेताओं ने क्या किया था, वेदकालीन और गुप्त काल के इतिहास से प्रेरणा लेकर जो था कार्य किया। उन्होंने सम्राट अशोक चंद्रगुप्त के द्वारा भारत को महान देश बनाने के कार्य को लोगों के सामने रखा। इसी प्रकार मुगलों के विरुद्ध महाराणा प्रताप और शिवाजी के राजनीतिक संघर्ष को विदेशियों के खिलाफ आजादी की लड़ाई के रूप में भी वर्णित किया गया। तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव के द्वारा राजनीतिक चेतना जगाने का जो था कार्य किया था। ठीक है, गरम दल के लोग पाश्चात्य बुद्धिवाद और उदारवाद के बजाय भारतीय अध्यात्म और दर्शन से प्रेरित थे। स्वदेशी और बहिष्कार ये दो गरमपंथियों की कार्यप्रणाली के मुख्य अंग थे। स्वदेशी चीजों और विचारों को अपनाना और विदेशी वस्तुओं और शासन का बहिष्कार करना स्वराज्य की लड़ाई में इनके मुख्य हथियार थे। स्वदेशी के बारे में लाला लाजपत राय ने कहा था, मैं इसी देश में की मुक्ति समझता हूँ। ओके, मैं इसी में देश की मुक्ति समझता हूँ, स्वदेशी के बारे में। ठीक है, अगर हम विदेशी चीजों को छोड़ दे तो। ओके, फिर गरम दल की उपलब्धियां। गरम दल के प्रयासों से भारत का राष्ट्रीय आंदोलन एक नए युग में प्रवेश किया। ये गरमपंथी अपनी मांग और कार्यप्रणाली में अपने पूर्ववर्ती उदारवादियों की अपेक्षा अधिक आक्रामक थे। उदारवादी चरण में कांग्रेस वर्ष में एक बार अधिवेशन करके शांत हो जाती थी, जबकि इन्होंने लगातार राजनीतिक गतिविधियां जो थी जारी रखी और देश के लिए पहली बार जेल जाने वाले कांग्रेसी नेता कौन थे? तिलक ही थे, बाल गंगाधर तिलक। गरम दल वालों ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की भरसक कोशिश की। इन्होंने कांग्रेस को निम्न मध्य वर्ग से जोड़ने में भी सफलता पाई। पुराने उदारवादियों ने केवल शिक्षित बुद्धिजीवियों के लिए राजनीतिक सुधारों की बात की थी, लेकिन गरमपंथियों ने जनता के अधिकारों के लिए सक्रिय और पूर्णकालिक राजनीति के माध्यम से अपना सब कुछ जो था अर्पित कर दिया था। ठीक है, चलिए अब बात आती है राष्ट्रवादी आंदोलन 1905 से लेकर 1918 तक। सबसे पहले आता है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। ठीक है, 1903 में सार्वजनिक हुआ और 1905 में बंगाल विभाजन जो था लागू हो गया था, जिसके विरोध में जो था ये स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन के पीछे सरकार की मंशा थी बंगाल को दुर्बल बनाना, क्योंकि उस समय बंगाल जो था ये भारतीय राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, और रीज़न ही उन्होंने ये दिया कि आबादी बहुत ज़्यादा है तो प्रशासन अच्छे से नहीं चल रहा है, इसी कारण जो है इसका विभाजन किया जा रहा है। कुछ सीमा तक सरकार का यह तर्क सही था, किंतु उसकी वास्तविक मंशा कुछ और ही
थी। देखिए क्या थी। उदारवादियों का बंगाल विभाजन विरोधी अभियान 1903 से 1905। उदारवादी नेताओं में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मिश्रा और पृथ्वीश चंद्र राय प्रमुख थे। उदारवादियों ने विरोध स्वरूप जो तरीके अपनाए थे वे थे जनसभाओं का आयोजन और याचिकाएं, संशोधन प्रस्ताव और समाचार पत्रों के माध्यम से विरोध। ठीक है, ये तो उदारवादी नेता थे। फिर बात आती है उग्रवादी नेता की, तो वही बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष जो थे ये प्रमुख उग्रवादी नेता थे। उग्रवादी ओके। विरोध के तरीके क्या थे कि किस तरीके से इन्होंने जो था उनका विरोध किया था। जो था विदेशी वस्तु और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया गया, जनसभाओं और आत्मशक्ति की भावना पर बल दिया गया, स्वदेशी या राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम पर बल, स्वदेशी या भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन, भारतीय संगीत और भारतीय चित्रकला को नया आयाम, विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन। तो ये कुछ विरोध के तरीके जो थे इसमें अपनाए गए थे। ठीक है, फिर अब बंगाल विभाजन का रद्द होना। क्रांतिकारी आतंकवाद के ऊपर नहीं के बहस 1911 ईस्वी में सरकार ने बंगाल विभाजन जो था रद्द कर दिया था। और देखिए अब ये क्वेश्चन तो आते हैं बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था, लेकिन रद्द कब हुआ ये भी पूछ सकते हैं, तो 1911 में ये रद्द हो गया था। ठीक है, फिर आता है स्वदेशी आंदोलन की असफलता के कारण क्या थे कि सरकार ने बहुत ही कठोर दमनात्मक की नीति जो थी अपनाई थी। राष्ट्रवादी जो नेताओं थे उनकी आपसी कलह हो गई, यही कारण था कि स्वदेशी आंदोलन असफल रहा। ठीक है, फिर आता है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो रास बिहारी बोस ने की थी, सूरत विभाजन की। इस अधिवेशन में कांग्रेस जो था नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया, जिन्हें उदारवादी और उग्रवादी कहा गया। उदारवादी जो थे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे तथा वे केवल विदेशी कपड़ों और शराब का बहिष्कार किया जाने के पक्षधर थे। उग्रवादी जो थे ये पूरे बंगाल अपितु देश के अन्य भागों में भी चलाए जाने तथा इसमें विदेशी कपड़ों शराब के साथ सभी सरकारी नगर निकाय इत्यादि के बहिष्कार का मुद्दा भी जो था शामिल किए जाने की जो है मांग की गई थी। तो कुछ प्रयास दिखाए गए हैं स्वदेशी आंदोलन के को दबाने के लिए जो किए गए, जैसे राजद्रोही सभा अधिनियम 1907, फौजदारी कानून अधिनियम 1908, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908, विध्वंसक पदार्थ अधिनियम और भारतीय प्रेस अधिनियम 1910, यानी कि उसके दबाने के लिए जो चीज़ें चलाई गई वो बताई गई है इसमें। ठीक है, ओके। आता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्रांतिकारी विधियाँ क्या। ओके, प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व, जब पहला विश्व युद्ध होने से पहले की बात हो रही है, तो 1902 ईस्वी में मिदानपुर और कलकत्ता में प्रथम क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना की गई। प्रथम क्रांतिकारी संगठन या अनुशीलन समिति की स्थापना कब की गई ये पूछा जाएगा, तो 1902 में। 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1905 से 1906 ईस्वी तक क्रांतिकारी आतंकवाद का समर्थन एवं प्रचार करने वाले अनेक समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ, जिनमें संध्या सबसे प्रमुख था। फिर 1907 में युगांतर समूह के सदस्यों द्वारा बंगाल के अलोकप्रिय लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर की हत्या का जो था असफल प्रयास किया गया था। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश श्री किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। अरविंद घोष, वरिंदर कुमार घोष और अन्य पर जो था अलीपुर षड्यंत्र केस का कांड जो था अभियोग चलाया गया। 1908 ईस्वी में पुलिन दास के नेतृत्व में ढाका अनुशीलन समिति के सदस्यों द्वारा 12 में डकैती की गई। 1909 में अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ। 1912 में राष्ट्र बिहारी बोस और सचिन सान्याल ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंक दिया। 13 लोग जो थे यहाँ से गिरफ्तार हुए और दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत जो था उन पर मुकदमा चलाया गया था। फिर आता है संध्या तथा युगांतर नामक समाचार पत्रों द्वारा क्रांतिकारी आतंकवादियों की गतिविधियों को पूर्ण समर्थन जो था प्रदान किया गया था। ठीक है, फिर है विदेशों में क्रांतिकारी आतंकवाद। सबसे पहले इंग्लैंड पढ़ रहे हैं हम। श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, मदन लाल धिंगरा और लाल हरदयाल की इसमें मुख्य भूमिका रही। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडिया हाउस की जो थी स्थापना जो थी की गई थी। इंडिया हाउस से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन जो था प्रारंभ किया गया। इंडिया हाउस में ही सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक जो थी लिखी थी। 1909 ईस्वी मदन लाल ढींगरा ने कर्नल विलियम कर्जनवाइली की गोली मारकर जो है हत्या कर दी और आर.एस. राणा और श्रीमती बीकाजी रुस्तम कामा ने पेरिस से क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखने का प्रयास किया। यहाँ से वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकालने का भी जो था प्रयास किया गया था। अमेरिका तथा कनाडा में लाला हरदयाल प्रमुख नेतृत्व जो थे करता थे और सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में और गदर पार्टी नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी जो था किया गया था। ठीक है, लाला हरदयाल के अमेरिका से जर्मनी पहुंचने पर जो थी गतिविधियों में कुछ तेजी आई और वहां पर जो थे कौन थे, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जो थे प्रमुख नेता थे। तो सबसे पहले हुआ होम रूल लीग आंदोलन। ये
प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुई परिस्थितियों में से एक प्रभावशाली प्रक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ और आयरलैंड की होम रूल लीग की तर्ज पर इसे भारत में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने जो था प्रारंभ किया था। किसको? होम रूल लीग आंदोलन को। फिर तिलक का होम रूल लीग, तिलक ने अप्रैल 1916 में इसकी स्थापना की थी, होम रूल लीग की। इसकी शाखाएं महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार में खोली गई और 6 शाखाओं में से संगठित किया गया। और एनी बेसेंट का जो लीग था ये इन्होंने सितंबर 1916 में स्थापना की और कहाँ पर? मद्रास में। इन्होंने स्थापना कहाँ पर की थी? इनकी जो शाखाएं थी महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार में थी। ठीक है। कालांतर में जो थे बहुत सारी नई नेता भी जो थे होम रूल लीग से जुड़े, जिनमें नरमपंथी कांग्रेसी भी थे। कांग्रेस का अधिवेशन 1916 दिया है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। उग्रवादी पुनः कांग्रेस में सम्मिलित हो गए थे। इसमें से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त घोषणा पत्र आया और कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया था और इसके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में दूरगामी परिणाम हुए। ओके, तो ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो भी अधिवेशन वगैरह हुए वो हमने देख लिए हैं। बाकी जैसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बच गई हैं वो हम इसके जो MCQ करेंगे उसमें कवर कर लेंगे। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, या लाहौर अधिवेशन जो हुआ 1909 में उसकी अध्यक्षता स्वराज की मांग किसमें की गई थी, या और भी बहुत सारी चीज़ें। किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया, या किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के लिए प्रस्ताव पारित किया गया, सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किस लिए दिया गया। मतलब जितने भी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, SSC में पूछे गए हों या UPSC, MPPCS, ओके, IAS में पूछे गए हों, वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। BPSC में जो क्वेश्चन आए वो देखेंगे। तो मतलब सब कुछ जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इसके MCQ कवर कर लेंगे और हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।